और इस वक्त अब डे 13वां दिन इस युद्ध का, और विश्लेषण भी हम लगातार कर रहे हैं कि अब ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव हैं, ग्रुप कैप्टन देवनाथ हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिंदर सचदेव, आप ही से शुरुआत करते हुए, अब 13वां दिन और हम देख रहे हैं कि शहर शहर ये बमबारी और गोलीबारी रूसी सेना की ओर से जारी है, लेकिन कीव की अगर बात की जाए तो वहां फिर भी शांत दिखाई दे रहा है कीव पिछले 2-3 दिन से। ये क्या आंधी से आने के पहले की ये शांति है जो इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है? या एग्जैक्टली वही है। और ये जो रूसी जो काफिला ऊपर से आ रहा था बेलोरूसिया से, जो 60 किलोमीटर का फेमस काफिला जो 3 दिन तक रुका रहा था, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कीव के आसपास के छोटे छोटे शहरों को इस समय ध्वस्त कर रहा है। तो मोरलेस उनकी स्ट्रैटेजी वहां पर तो है कि कीव की घेराबंदी करना शायद, और घेराबंदी करके ऐसे हालात कर देना कि कीव के अंदर के जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग अपने हाथ खड़े कर दें और सरेंडर करके निकलना शुरू करें। ये रही कीव के आसपास की कहानी। इसके अलावा जो एक्शन चल रहा है वो ज़्यादा ईस्ट में चल रहा है यूक्रेन के, और साउथ में चल रहा है। वहाँ पर रशियन फोर्सेस प्रोग्रेस करते जा रही हैं। ब्लैक सी के कोस्ट के अलॉन्ग साइड मारियोपोल का शहर, खेरसोम का शहर, और ओडेसा को भी शायद खतरे में आ गया है ऑफ कोर्स। और ओडेसा का जब होगा तब आप देखिएगा मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक सी से जो इनकी रशियन नेवी की शिप्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी कुछ हद तक, आई वुड अज्यूम, राइट। ओडेसा को इन्हें अगर सबड्यू करना है, जो ये करना चाहेंगे कर रहे हैं। और जहां तक रही बात कीव की, कीव को घेराबंदी करके मिनिमम वो करके वहां से सिविलियंस निकले, जो रह जाएं अल्टीमेटम दें उन्हें, इतने टाइम में निकले, नहीं तो फिर चलेंगे। तो अभी एक फेज हॉल्ट होगा शायद, कीव को सराउंड करके कुछ नोटिस दिया जाएगा कि 48 घंटे का या 72 घंटे का या इनडेफिनेट सीज भी कर सकते हैं। जी, स्ट्रैटेजी की आप बात करें, हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी हैं। कर्नल त्यागी, अब हम देख रहे हैं कि ऑयल डिपो को बार बार निशाना बनाना, चाहे वो आप चर्निव में देखें, ज़ाइटोमिर में देखें, ऑयल डिपो में ये धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक, और ये किसी तरह से ऊर्जा की आपूर्ति की सप्लाई चेन जो है वो तोड़ दी जाए। क्या यही स्ट्रैटेजी है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए और वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए? ऊर्जा के स्रोत न केवल ऑयल डंप्स हैं, बल्कि आप देखिए कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी कब्जा किया। भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उनके ऊपर कब्जा किया ताकि जितने इनके ऑयल डंप हैं, जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और उसके अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। दरअसल में यूक्रेन से आई हुई खबरों के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि 12,000 सैनिक मार दिए, और सिविलियन कितने मरे? 406। क्या 12,000 सैनिक मर जाते अगर रशिया ने रेस्ट्रेंट न दिखाया होता? तो ये होता ही नहीं। रशिया ने रेस्ट्रेंट दिखाया कि मैं सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, तो आप ही के चैनल ने कई बार दिखाया कि उनके टैंक के सामने निहत्थे लोग खड़े हैं और टैंक जो है उनके ऊपर गोली नहीं चला रहा। टैंक के सामने तो 1 किलोमीटर दूर तक आदमी जो है लाइन पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन वहां इसलिए खड़े रहे क्योंकि रशिया ने हर तरह रेस्ट्रेंट दिखाया है। और जितने सिविलियन इलाके में अटैक भी जो हुए हैं, अगर आप गौर करें तो रशिया ने ये कह दिया था कि आप अपने कमांड पोस्ट, अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपने मिलिट्री वेपन बिल्टअप एरिया में, कंडोमिनियम में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ना लगाएं। इन्होंने लगाए तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं कहीं पे ऐसा हुआ, वरना 13 दिन के इस भीषण वार में सिविलियन कैजुअलिटी केवल 400, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कम से कम 40,000 हुई होती अगर रेस्ट्रेंट ना दिखाया होता, अगर सिविलियन पॉपुलेशन की परवाह ना की होती। तो लिहाजा यूक्रेन से आई हुई खबरों में 2 टेस्ट जरूर करने चाहिए, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ द। जी, तो आप कह रहे हैं रूसी सेना ये कहीं ना कहीं संयम दिखा रही है और इसीलिए जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो हमें मिनिमम यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, अब आगे अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? ज़ेलेंस्की अभी भी कह रहे हैं कि वो डरे नहीं हैं, वो जब तक जीत नहीं जाते वो मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कैलकुलेशंस हैं क्या? और जिस तरह के हथियारों की सप्लाई उन्हें हो रही है, स्ट्रिंगर मिसाइल्स, जैवलिन मिसाइल्स, ये युद्ध जीतने में उनकी कितनी मदद करेंगे या सिर्फ युद्ध खींचने के लिए हैं? जी हाँ मेहमान साहब, मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में रूस युद्ध लड़ रहा है जीतने के लिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि ज़ेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं ना हारने के लिए।
यानी वो डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं। अब जितने हथियार दिए गए हैं, जैसे कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर मिसाइल हैं, इनसे आप सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते हो, इनसे आप शत्रु के ऊपर प्रहार करके विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अगर और 5-10 दिन तक वो खींच जाएं तो हो सकता है इंटरनेशनल ओपिनियन बदल जाए, हो सकता है कि पश्चिम के देश और जोर शोर से उनकी मदद करने आ जाएं, हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में रूस के विरुद्ध कोई ऐसी तगड़ी कार्रवाई की जाए, हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF और तगड़ी प्रतिबंध लगाएं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं से किसी से रूसी सेना से कोई गलती हो जाए और उस गलती से नाटो की जो फौजें हैं वो भी बाध्य हो जाए इंटरवीन करने के लिए। जो बात आपने की कि क्या वो उम्मीद कर रहे हैं, कर्नल अनुराग, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बाइडेन से जो उम्मीद है उनकी बूट्स ऑन ग्राउंड तो आने नहीं वाले, जितनी उन्होंने एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई कर दी वो तो हो ही रही है, लेकिन और क्या उम्मीद है? प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। जी, जेलेंस्की के पास दो रास्ते हैं, एक तो पॉलिटिकल रास्ता है और एक मिलिट्री रास्ता है। मिलिट्री रास्ता क्लियर कर चुके हैं हमारे पैनलिस्ट, हर तरह से वो वीक हैं, वो किसी भी तरह से मिलिट्री वाइज रशिया से नहीं जीत सकते। उनका अगर एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं युद्ध आज 13वें दिन पहुंच गया है और उनका टारगेट होगा कि 4-5 दिन या 10 दिन और खींचने का, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली उन्हीं की देश के, उन्हीं के नागरिकों का नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जेलेंस्की सिर्फ अपना पॉलिटिकल कैरियर बचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके इस युद्ध के बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। अब अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि वो उनके साथ नहीं दे सकते इससे ज़्यादा। अगर वो अगेंस्ट जाना चाहते हैं रशिया के, तो रशिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि रिजीम चेंज होगी ही होगी। तो इस सिचुएशन में वो सिर्फ एक हारा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं और वो अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको चाहिए कि डिसीजन ले जल्दी से जल्दी और एक कड़ा फैसला लेते हुए इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। जो तबाही हो रही है वो तो, जो बर्बादी हो रही है वो तो यूक्रेन की हो रही है, और जो नुकसान है वो तो यूक्रेन की जनता ही भुगत रही है। और अगर लंबा खिंच रहा है ये युद्ध तो इसमें फायदा किसको हो रहा है, इस पर भी हम विश्लेषण जरूर आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द वापस। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.